गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ द CRI कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी के बारे में। स्कैनर सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 विच डील्स विद द फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में बात करता है। फास्ट ट्रैक मर्जर के क्वेश्चंस इस स्कैनर के चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं। टेक्समैन का स्कैनर है ये। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक M&M एक कंपनी है, M&M प्राइवेट लिमिटेड जो कि स्मॉल कंपनी है, एंड एक BRQ प्राइवेट लिमिटेड जो कि अगेन है स्मॉल कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी आपस में क्या हो रही है, कंसोलिडेट मर्ज हो रही है। ठीक है, तो अगर दो स्मॉल कंपनी आपस में मर्ज होती है तो उसके प्रोविजन के बारे में बताना है इसमें, जो कि फास्ट ट्रैक मर्जर का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बारे में। फास्ट ट्रैक मतलब प्रोसीजर किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बिटवीन द टू स्मॉल कंपनीज है, या फिर होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर होल्डिंग ओन सब्सिडीज के साथ मर्ज हो रही है, उस केस में आपका सेक्शन नंबर 233 प्रोसीजर बताता है मर्जर के बारे में। एज पर द प्रोविजन As per these provisions, the company can implement the scheme of the merger without जो सेक्शन नंबर 232 में जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता है। अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी है या फिर होल्डिंग ओन सब्सिडियरी के साथ होल्डिंग कंपनी मर्ज हो रही है, उस केस में आपको सेक्शन नंबर 232 के प्रोसीजर से एग्जम्पशन मिल जाता है। वो प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, जिसको फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में बोलते हैं। सेक्शन नंबर 233 बात करता है फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में। कुछ स्टेप्स है फास्ट ट्रैक मर्जर का। सबसे पहले कि आपको वेरीफाई करना होता है आपका MOA और AOA की आपके MOA में अथॉरिटी है फॉर एंटरिंग इनटू द मर्जर विद अनदर कंपनी। उसके बाद आपको बोर्ड मीटिंग कन्वे करना है, उसके साथ प्रिपेयर करना है ड्राफ्ट स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन। देन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एंड उसमें बताना है आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट को साथ में आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है MOA AOA, देन द बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना है, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ मर्जर को बनाना है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट। देन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो भी ड्राफ्ट बनाया था आपने स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन, उसको बोर्ड मीटिंग में आपको अप्रूव करवाना है। देन उसके बाद बोथ कंपनी दोनों कंपनी ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफर कंपनी बोथ कंपनी क्या करेंगे, नोटिस देंगे किसको, ROC को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को एंड RD को, रिस्पेक्टिव ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, और कमेंट्स इनवाइट करेंगे, कमेंट्स एंड सजेशन इनवाइट करेंगे, एंड जो भी कमेंट्स एंड सजेशंस होगा विद इन 30 days ऑफ इशूइंग नोटिस ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर सबमिट कर देंगे। नोटिस ऑफ द ROC, जो भी हम ROC नोटिस देंगे ROC को, वो कैपिटल CAA 9 फॉर्म नंबर है जिसमें हम नोटिस देंगे ROC को। नेक्स्ट बात करते हैं बोथ द कंपनी फाइल करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बोथ द कंपनी क्या फाइल करेंगी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी रिस्पेक्टिव ROC में, एंड डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ और भी क्या चीज़ें सबमिट करोगे आप, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ जो हमने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये तीन चीज़ें आप किसके साथ सबमिट करोगे, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी के साथ आप रिस्पेक्टिव ROC में बोथ द कंपनी ट्रांसफर कंपनी एज वेल एज ट्रांसफर कंपनी सेंड करेगी। नेक्स्ट बात, नोटिस जो भी सेंड हो नोटिस उसके बाद फिर आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स को नोटिस सेंड करोगे कि, एंड क्रेडिटर्स को भी नोटिस सेंड करोगे उनकी मीटिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करोगे एंड क्रेडिटर्स की भी मीटिंग कंडक्ट करोगे, दोनों से अप्रूवल लोगे, स्कीम को अप्रूव करवाओगे बाय नॉट लेस देन 90% मेजोरिटी इन द वैल्यू। देन जो भी रिजल्ट्स होगा मीटिंग के, जो भी रिजल्ट्स होंगे आपने रिस्पेक्टिव RD एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर बाय द ट्रांसफरी कंपनी के थ्रू हम सेंड करेंगे। दिस आर द प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस ऑफ द सेक्शन नंबर 233 विच डील्स विद द फास्ट ट्रैक मर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 स्मॉल कंपनीज वर डरती थी फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द मर्जर ओइंग टू द लेंथी प्रोसेस एंड द कंपनीज एक्ट 2030 प्रोवाइड अ सोल्यूशन। मतलब ये बताना है कि सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 में प्रोसेस जो था मर्जर अमालगमेशन का बहुत ही लेंथी था, जिसकी वजह से स्मॉल कंपनी बहुत डरती थी मर्जर अमालगमेशन की वजह से, बट कंपनीज एक्ट 2030 ने उनका एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि मर्जर एंड अमालगमेशन जो है आज के टाइम पे कॉर्पोरेट फॉर्म्स में बहुत ही रेगुलर एस्पेक्ट्स बन चुका है। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द 2 और मोर कंपनीज और एंटिटीज थ्रू द इनऑर्गेनिक मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है थ्रू द मर्जर एंड अमालगमेशन न्यू एंटिटीज वाज फॉर्म और न्यू एंटिटी में भी ऑब्जर्व all these assets and liabilities of the amalgamating और merging entity will be transferred to the merged entity में ट्रांसफर हो जाती है। एंड सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 जो था वो सिंपल प्रोसीजर नहीं बताता था मर्जर अमालगमेशन के लिए, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था ऑल कंपनीज के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, नेटवर्थ एंड टर्नओवर। देन कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत ही सिंपल
सिंपल प्रोसीजर है मर्जर अमाल्गमेशन के लिए। एंड कंपनीज के लिए सेपरेट प्रोविज़न बना दिया गया है, जो कि स्मॉल कंपनीज है उनके लिए भी सेपरेट प्रोविज़न है मर्जर अमाल्गमेशन के लिए, बहुत ही ईजी प्रोविज़न भी है उनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 233। इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्मॉल कंपनी के मर्जर अमाल्गमेशन के प्रोसीजर के बारे में, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत ही लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगेन हमें पता सेक्शन नंबर 233 कोड किया है इन्होंने यहाँ पे। 233 ऑफ द कंपनी से बात करता है मर्जर अमाल्गमेशन बिटवीन द टू स्मॉल कंपनीज और कंपनीज होल्डिंग कंपनी विद इट्स होल्डिंग और सब्सिडी कंपनीज। ठीक है, सेक्शन नंबर 233 एग्जेम्प्ट कर देता है स्मॉल कंपनीज को एंड होल्डिंग कंपनीज एंड होल्डिंग और सब्सिडी कंपनीज को, कि आपको सेक्शन नंबर 230 एंड 232 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। आप डायरेक्टली 233 के थ्रू भी मर्जर अमाल्गमेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है कि फास्ट ट्रैक मर्जर के क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर आप फास्ट ट्रैक मर्जर कर रहे हो तो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, सबसे पहली बात कोई भी जुडिशियल अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, सेपरेट प्रोसीजर नहीं है फॉर द स्मॉल कंपनीज विदाउट एनी सेपरेट प्रोसीजर गिवन है स्मॉल कंपनीज के लिए। फॉर्म फाइलिंग इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया काफ़ी चीज़ें एंड डू नॉट रिक्वायर द ट्राइब्यूनल्स अप्रूवल इन केस ऑफ सेक्शन 233 एंड बट द अप्रूवल ऑफ द आरडी इज रिक्वायर्ड, आरओसी एंड ऑफिशियल इक्विटर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, सिंप्लीफाइड टू क्रिएट एक्सटेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ब्रेक्स द प्रोसेस एंड टू मर्ज विद लुब्रिकेंट, मतलब दो स्मॉल कंपनीज जो आपस में मर्ज हो रही है। एंड आरओसी ने ऑब्जेक्ट किया है स्कीम ऑन द ग्राउंड दैट इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है। तो बताओ उसके बारे में क्या प्रोसीजर है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दोनों कंपनी स्मॉल कंपनी है, आपस में मर्ज हो रही है। आरओसी ने ऑब्जेक्ट किया, हमने देखा था सेक्शन नंबर 233 के प्रोसीजर में हम नोटिस सेंड करते हैं CAA9 में आरओसी को कि अगर कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन है तो 30 डेज में हमें बताओ। ठीक है, तो उसी केस में आरओसी ने ऑब्जेक्ट किया है स्कीम को कि ये क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है। तो प्रोविजन क्या है, सबसे पहले सेक्शन नंबर 233 बात करता है मर्जर बिटवीन द स्मॉल कंपनीज एंड होल्डिंग सब्सिडी कंपनीज के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्लीमेंट करना स्कीम विदाउट, हमें सेक्शन नंबर 232 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है अगर हम 233 के प्रोसीजर से ज़्यादा, जिसको फास्ट ट्रैक मर्जर बोलते हैं। सेक्शन नंबर 233 का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले कंडीशन ये है कि हमें नोटिस और प्रपोज स्कीम सेंड करना होता है आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, रीजनल डायरेक्टर को, आरडी, आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को इन दी फॉर्म नंबर CA9 हमने पहले भी देखा था। एंड ऑब्जेक्शन एंड सजेशन भी इन्वाइट करते हैं विद इन द 30 डेज फ्रॉम द सेंडिंग द नोटिस। एंड जो भी एंड ट्रांसफ़र कंपनी क्या करेंगे, जो भी नोटिस होगा, सबसे हमने बताया नोटिस हम क्या रिस्पेक्टिव्स आरडी एंड आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को सबमिट करते हैं। बोथ द कंपनीज, ट्रांसफ़र कंपनी भी भेजती है एंड ट्रांसफरी कंपनी भी भेजती है सजेशन एंड ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए। 30 दिन का टाइम होता है, 30 डेज़ का टाइम होता है। देन जो भी सजेशन एंड ऑब्जेक्शन आया, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाता है। जनरल मीटिंग में उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग में उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है एंड स्कीम को अप्रूव किया जाता है थ्रू दी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर। नेक्स्ट बात करते हैं ईच कंपनी इन्वॉल्व इन द मर्जर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना होता है उनको CAA9 में, ये हमने देखा। रिस्पेक्टिव आरओसी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, उसके बाद ऑडिटर्स की रिपोर्ट एंड फिर हमने देखा था जो भी क्या नाम है, जो भी हम आरओसी सजेशन एंड सजेशन प्रोवाइड करता है उसकी कॉपी साथ में जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम ऑफ मर्जर शैल बी अप्रूव्ड बाय द 90% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स और द क्लास ऑफ द क्रेडिटर्स एंड क्लास जो हमें क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मतलब हमें क्रेडिटर्स का भी मीटिंग कन्वे करना है, क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लेना है बाय द 90% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना है एंड 21 डेज में नोटिस को सेंड करके हमें क्रेडिटर्स का भी मीटिंग को करना है। देन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विल कम्युनिकेट द ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, रिस्पेक्टिव आरडी होगा, उसको आरओसी क्या करेगा, जो भी सजेशन या ऑब्जेक्शन होगा, अगर कंपनी को की स्कीम में कोई भी ऑब्जेक्शन करना है तो आरओसी क्या करेगा, 30 डेज़ का टाइम होता है सजेशन ऑब्जेक्शन देने का, वो रिस्पेक्टिव आरडी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरडी को सबमिट कर देगा विद इन 30 डेज़ एंड प्रिज्यूम करेगा अगर कोई भी सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं आया विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम मतलब 30 डेज़ में कोई भी सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं आया आरओसी से, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है।
देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जेक्शन, जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको रिसीव करने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो स्कीम है पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, देन वो क्या करेगा, पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल मतलब NCLT को, कि आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 233 उसको आप फॉलो नहीं करोगे, आप नॉर्मल प्रोसीजर मतलब सेक्शन नंबर 232 के प्रोसीजर को फॉलो करके मर्जर अमालगमेशन करो। ठीक है, जैसे ही हम जो भी सजेशन एंड ऑब्जेक्शंस ROC ने भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में, तो देन 60 डेज़ का टाइम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, RD के पास, कि वो एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल के पास भेजे, ट्रिब्यूनल मतलब NCLT के पास भेजे, NCLT फिर उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, एंड एप्लीकेशन को कंसीडर करने के बाद ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है या फिर क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, उस केस में ट्रिब्यूनल जो है NCLT जो है वो बोल सकता है कंपनी को कि आप सेक्शन नंबर 233 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, आप नॉर्मल प्रोसीजर सेक्शन नंबर 232 का प्रोसीजर फॉलो करके ही मर्जर अमालगमेशन करोगे। देखते आगे क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द फाइलिंग द सच एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल हैज रेंडर द जजमेंट विद द रीजन रिकॉर्ड इन द राइटिंग द स्कीम ऑफ अमालगमेशन शुड बी कंसीडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ सेक्शन नंबर 232 विल बी फॉलोड एंड मे गिव द डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा, जैसे ही ROC ने सजेशन भेजा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक के इंटरेस्ट में भी है, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में भी है, देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा और आपको जो मर्जर अमालगमेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, provided if central government does not have any objections to the scheme and does not file any application under the section before the tribunals and it shall be deemed to be no objection मान लिया जाएगा, and ensure that the scheme of the merger amalgamation has not oppressive नहीं है in the interest of the members and creditors। वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्कीम ऑफ अमालगमेशन और जो प्रोसीजर है वो मेंबर्स के इंटरेस्ट में ऑपरेसिव नहीं है, क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में भी नहीं है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगा और आपको जो मर्जर अमालगमेशन सक्सेसफुली हो जाएगा अंडर द सेक्शन 233। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल कंपनीज कैन ओनली ऑप्ट फॉर द फास्टैग मर्जर इलिस्ट्रेट द फॉर्म, मतलब इसने बताया कि सिर्फ स्मॉल कंपनी ही फास्टैग मर्जर के लिए ऑप्ट कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी कंपनी है जो सेक्शन नंबर 233 के प्रोसीजर को फॉलो कर सकती है, फास्टैग मर्जर के प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन सी कंपनी है। सेक्शन नंबर 233 बात करता है कंसेप्ट ऑफ द फास्टैग मर्जर के बारे में, मतलब फास्टैग मर्जर मतलब स्मॉल कंपनी से फिर होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी को एक्सेप्ट किया हुआ है कि आप सेक्शन नंबर 230 से लेकर 232 का जो प्रोसीजर है वो लेंदी जो प्रोसीजर है थोड़ा सा, उसको आप फॉलो नहीं करोगे, आप डायरेक्टली फास्टैग मर्जर कर सकते हो जिसमें ट्रिब्यूनल्स का अप्रूवल नहीं लगता है सेक्शन नंबर 233 में आके। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 233 अलॉन्ग विद रूल रीड विद द कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन रूल 2016 बताता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर द फास्टैग मर्जर के बारे में। सेक्शन नंबर 282 सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 85 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज के बारे में। डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी की मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड डेफिनेशन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं किसी नोट से, स्टडी मटेरियल से, यहाँ पे अपडेटेड डेफिनेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस कंपनी के कौन कौन सी कंपनी हैं जो क्या नाम है सेक्शन नंबर 233 के प्रोसीजर मतलब फास्टैग मर्जर के प्रोसीजर के बारे में प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। पहले तो मैंने बताया कि कौन कौन कर सकते हैं, स्मॉल कंपनी कर सकती है, 2 और मोर स्मॉल कंपनी के बीच में मर्जर हो रहा है, या फिर होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी के बीच में मर्जर हो रहा है, तो वो कंपनी सेक्शन नंबर 233 के प्रोसीजर मतलब फास्टैग प्रोसीजर के लिए जा सकती है। या फिर ऐसी कोई कंपनी है जो कि होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी में मर्जर हो रहा है, तो उस केस में आपको सेक्शन नंबर 233 का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। कंपनी रजिस्टर्ड विद सेक्शन 8 कंपनी कोई है, या फिर कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, या फिर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल और टर्नओवर, वो कंपनी भी सेक्शन नंबर 233 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगी। नॉर्मल प्रोसीजर सेक्शन नंबर 230 से लेकर 232 का जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।